हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटीज के बारे में, यानी कि विकार के बारे में या फिर अधिगम अक्षमताओं के बारे में। इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं और ये किर्क साहब ने दिया है, सैमुअल किर्क ने दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं। 2023 में अगर आपने देखा होगा डिस्ग्राफिया से बच्चा जी एक प्रश्न आया था, हिला देने वाला क्वेश्चन था, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन था और इसमें लिखा था कि डिस्ग्राफिया क्या है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या अलग तरीके से डिसऑर्डर है, मतलब राइटिंग डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखिएगा, उस प्रश्न का उत्तर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। यहां से कठिन सवाल आ जाए तो हम यहां पर लगा पाए। कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी और कैसे आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसअर्थिया क्या होता है, डिस्थीमिया क्या होता है, साथ में हमारा डिस्फोनिया, डिस्प्रैक्सिया और इससे रिलेटेड और भी डिसऑर्डर्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ ट्रिक के साथ हम समझेंगे। मैं हमेशा ये फोकस करती हूँ कि ट्रिक के साथ हमें जल्दी समझ में आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये समझना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्यों है, अधिगम अक्षमताएं क्यों होती है। एक बच्चा धीमी अधिगम करता वाला क्यों निकल जाता है, एक बच्चे को पठन कौशल में दिक्कत क्यों होती है, एक बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है, एक बच्चे को गणितीय सवाल करने में दिक्कत हो रही है। रीजन क्या है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मोस्ट कॉमन जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूरो, ध्यान रखिएगा, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका विकासात्मक विकार। क्या कहते हैं बच्चा जी, इसे हम तंत्रिका विकासात्मक विकार बोलेंगे। तंत्रिका विकासात्मक विकार कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या कहोगे, विकार, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे। और अगर हम इंग्लिश में बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारा ये दिमाग है, ठीक, हमारे दिमाग में ये जो तंत्रिका तंत्र है ये सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिस वजह से बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, गणित से सवाल करने में दिक्कत होती है, हाइपर एक्टिव होता है या और भी मिलते जुलते डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये एक मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर नहीं है। मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो ज्यादातर या तो व्यवहार के लिए या मूड के लिए, यानी कि इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये नहीं आएंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या कहोगे, पढ़ने में अक्षमता। क्या कहोगे बच्चा जी, पढ़ने में अक्षमता कहोगे, पढ़ने में अक्षम होता है, अक्षमताएं होती हैं। क्या मतलब है, इसमें काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन भी आते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स आते हैं। या तो बच्चा 6 को 9 पढ़ देता है, लिखने पढ़ देता है, 6 को 9 पढ़ता है, ठीक है। या फिर बच्चा जो है मान लो 36 है, 36 को 63 पढ़ देगा, या फिर M को W पढ़ देगा, या फिर वॉस को 100 कर देगा। मतलब कुछ इस तरीके से उलट पुलट तरीके से यहाँ पर बच्चा पढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ने में दिक्कत और कुछ हद तक लिखने में भी होती है ना। एक आधे क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है। तो बेसिकली पढ़ने में यहाँ पर अक्षम होता है बच्चा। डिस्ग्राफिया की बात करें, डिस्ग्राफिया भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक। इसमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चा लाइंस में नहीं लिख पाता है, इनटू दी लाइंस नहीं लिख पाएगा, यानी कि लाइंस के बीच में नहीं लिख पाएगा, या ओवरलैपिंग होती है बहुत ज्यादा, या फिर कीड़े होते हैं, मतलब यहाँ पर स्पेलिंग एरर्स बहुत होती है। क्या कहोगे, गलतियां होती है, स्पेलिंग एरर्स बहुत होती है। ध्यान रखिएगा, किसमें एरर्स होती है, स्पेलिंग एरर्स बहुत होती है। ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है, या तो बच्चे को स्पेलिंग एरर्स होगी, ठीक, या फिर ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर शब्द चढ़े रहते हैं, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया, बी इसी के ऊपर चढ़ा है, कुछ इस तरीके से। या फिर इधर उधर शब्द फैले होते हैं या अक्षर फैले होते हैं, तो इनटू दी लाइंस नहीं लिख पाता है, ओवरलैपिंग होती है, या फिर हम स्पेलिंग एरर्स इसमें हम कह सकते हैं, या फिर साफ सुथरा लिखा नहीं होता है, कैंडिड यानी कि स्पष्टता रूप से नहीं लिखा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे को लिखने संबंधित समस्या होती है। क्या कहोगे, लिखने में समस्या, लिखने में समस्या। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, आगे चलते हैं।
फिर आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है। क्या कहोगे? मूड। मूड का मतलब है इमोशंस में दिक्कत है, संवेगों में दिक्कत है, इमोशनल डिसऑर्डर है। ठीक है, इमोशनल डिसऑर्डर है, या तो मूड डिसऑर्डर कहोगे या इमोशनल डिसऑर्डर कहोगे। लास्ट टाइम है, बता रही हूँ, इसको दिमाग में रखो, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसे मनस्ताप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्थीमिया, है ना। जैसे मान लो किसी ने मतलब लो हो रहा है, या हम कह सकते हैं थीमिया मतलब लो होना, सैडनेस वाली फीलिंग आती है, या फिर ये कह लो कि डिप्रेशन में, अवसाद में बच्चा चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भाषाई रिलेटेड समस्या है। क्या कहोगे? भाषाई कौशल में दिक्कत, भाषाई विकार इसे कहोगे। अब भाषाई विकार का मतलब क्या है? ना तो उसे व्याकरण समझ में आ रही है ढंग से, ना तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि भाषा की संरचना समझ में नहीं आ रही, संज्ञा सर्वनाम ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो भाषा रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना तो ढंग से बोल पा रहा है। इसे हम अफेजिया भी कहते हैं, डिस्फेजिया भी कहते हैं। फेजिया मतलब लैंग्वेज, ऐसे आपको याद करना है। फिर यहाँ पर बात आती है किसकी? नेक्स्ट आती है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया एक प्रकार की ध्वनि रिलेटेड या फिर वॉइस प्रॉब्लम है। वॉइस मतलब अटक के बोलना, वॉइस का मतलब तुतलाना, हकलाना, ये सारी चीजें करना, मतलब आराम से हम अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं, तो इसे हम वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं। इसे हम कहेंगे डिस्फोनिया का। क्या कहोगे बच्चे जी? डिस्फोनिया। फोनिया रिलेटेड है किससे? साउंड से, यानी कि ध्वनि से, तो वॉइस डिसऑर्डर है। क्या कहोगे? वॉइस डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा अटक अटक के बोल रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी में, अधिगम अक्षमताओं में एक तुम्हारा क्या आता है? एक तुम्हारा आता है डिसलेक्सिया, एक आता है तुम्हारा डिसग्राफिया, ये भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। एक आता है क्या? एक आता है हमारा डिसकैलकुलिया, एक आता है हमारा एडीएचडी। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे हम एलपीडी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर बच्चा भाषा को समझ नहीं पा रहा। एक होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे हम एपीडी कहते हैं, मतलब बच्चा ढंग से सुन नहीं पा रहा है। जैसे मान लो कि वो खेल उधर लगा हुआ है, इधर उधर लगा हुआ है, टीचर ने जो भी बोला समझ नहीं पा रहा है, तो ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा। बाकी जो है अन्य डिसेबिलिटी, अन्य विकलांगताओं, ये सॉरी अन्य विषमताओं में आएगा। ठीक, एक होता है डिस्प्रैक्सिया, बहुत बार क्वेश्चन आता है। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? या तो हमारी जो गले की हड्डी है वो कमजोर हो जाती है, या हमारी हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है। तो हाथ पैर की हड्डी हड्डी की वजह से यहाँ पर ये समस्या आती है। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं करते हैं। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया मतलब हड्डी से रिलेटेड। फिर आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में या तो बच्चे को समय समझ नहीं आता है, मतलब टाइम से रिलेटेड, मतलब गणित से रिलेटेड समस्या होती है। किससे? गणित से रिलेटेड समस्या, गणितीय समस्या होती है। ठीक, गणितीय समस्या होती है, ध्यान रखिएगा, समय से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, यहाँ पर जमा घटा जोड़ इन सारी चीजों को नहीं समझ पाएगा। जमा घटा हो गया, या फिर हमारा गुणा करना हो गया, या फिर भाज्य हो गया, ये सब कुछ करना नहीं आएगा। इससे रिलेटेड टाइम नहीं बता पाएगा, फ्रैक्शन नहीं समझ पाएगा, प्लेस वैल्यू नहीं बता पाएगा, इन सारी चीजों में दिक्कत होती है। एडीएचडी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब यहां पर अवधान केंद्रित अति सक्रिय विकार, यहां पर बच्चे का ध्यान नहीं लग पाता है। अब ध्यान नहीं लग पाता है तो क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करें, तो वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ध्यान रखिएगा, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। अवधान में कमी, यानी कि ध्यान में कमी, अटेंशन में कमी, और ऐसे बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे मान लो कि ऐसे बच्चों के लिए हमें ऐसा वातावरण का निर्माण करना पड़ता है जहाँ पर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन हो, इनको यहाँ पर हमें उत्तरदायित्व सौंपना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? आज क्वेश्चन करते हैं, इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये इजी क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया प्राथमिक तौर पर कठिनाइयों से जुड़ा है। किससे? पढ़ना और लिखना कहोगे, मोटर चाले कहोगे, चित्र बनाना कहोगे, तो तुम फटाफट से कहोगे मैडम पढ़ना और लिखना। सही उत्तर क्या होगा? पहला होगा। फिर बाद में आती है कैसे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का विशिष्ट लक्षण होगा? मतलब एडीएचडी बच्चों में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? वो इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, मतलब असंवेगता, मतलब इन शॉर्ट आवेग, इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे जो है बहुत ज्यादा, मतलब उनके अंदर इंपल्सिवनेस होती है, उतार चढ़ाव होते हैं व्यवहार में। फिर
हालांकि ऑटिज्म की स्थिति काफी भिन्न होती है, फिर भी ऑटिज्म से पीड़ित छात्र अक्सर अच्छे होते हैं किसमें, है ना, ये तो ऑटिज्म से क्वेश्चन आ गया। खैर तो मैं बता दूं, ऑटिज्म ASD ऑटिस्टिक स्पेसिफिक डिसऑर्डर, ये क्या होता है, सॉरी ऑटिस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, है ना, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म है, तो ध्यान रखिएगा इनके अंदर ऑटिस्टिक थिंकिंग पाई जाती है। ऑटिस्टिक मतलब जटिल सोच। ऐसे बच्चे जो है वो बार बार एक ही रूप से प्रयास करते हैं, ऐसे बच्चे जो है वो बार बार एक ही तरीके का व्यवहार करते हैं, सामाजिक रूप से वंचित होते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती है कि कुछ क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है, मतलब कुछ लचीले रूप से यहाँ पर बच्चा सोच सकता है। ऐसे बच्चे जो है वो भाषाई रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े हुए होते हैं, ये मोटर एक्शन में पिछड़े हुए होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, तो बताओ भाई, ऑटिज्म से पीड़ित छात्र अक्सर अच्छे होते हैं किसके अंदर, लंबे समय तक आंखों का संपर्क बनाए रखने में, तो ध्यान रखिएगा लंबे समय तक आंखों का संपर्क नहीं बना सकते, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अजनबियों से संवाद करना, मतलब किसी से भी बातचीत कर लेंगे, नहीं करेंगे। फिर अपनी दिनचर्या में बार बार बदलाव के साथ समायोजन करना, ये सही होगा। या व्यापक तथ्यात्मक जानकारी को बनाए रखना, तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन को वो दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा जी। अब आ जाओ, यहां से क्वेश्चन आता है डिस्प्रैक्सिया से। डिस्प्रैक्सिया का सीधा संबंध किन कठिनाइयों से होगा। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं लेके आई हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया में बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता है, या फिर तथ्यों को याद नहीं कर पाता है, या फिर फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों का शारीरिक समन्वय ना कर पाना, संख्याओं का हेरफेर। तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर है तुम्हारा थर्ड। सही उत्तर क्या है, बॉडी पार्ट्स में प्रैक्सिया लिखा है बच्चा जी, प्रैक्सिया बॉडी पार्ट्स में दिक्कत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सरल क्वेश्चन है। वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय बार बार अक्षरों और शब्दों के विकल्पों को छोड़ देता है, इसको आप क्या कहोगे, उसे उल्टा कर देता है, इसको आप क्या कहोगे। अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रीक्वेंटली omits, substitutes और reverses the letter and word while reading, पढ़ते समय बच्चे को दिक्कत हो रही है, मतलब छोड़ देता है, तो ध्यान रखिएगा डिसलेक्सिया कहेंगे। आसान था, ही कोई दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन और कर लो, डिसलेक्सिया जो है वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तुम क्या कहोगे। डिसलेक्सिया जो है ये क्या है, सीखने के विकारों का स्पेक्ट्रम कहोगे, हल्की मानसिक मंदता कहोगे, मनोसामाजिक विकारों का स्पेक्ट्रम कहोगे, बचपन में सामान्य मोटर विकलांगता कहोगे। डिसलेक्सिया तो ध्यान रखिएगा सीखने से संबंधित दिक्कत है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और हम लगाएंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आप यहां पर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की अक्षमताओं जैसे पढ़ने के पृथकीकरण, एकाधिक पृथकीकरण या आदि के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे, और यदि उत्तर नहीं आ रहा है तो यहां पर मैं आपको बताऊंगी कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन जो है उसको देख लो पहले, सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्र समान होते हैं, क्या ये बात सही है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए अलग से हम मानकीकृत परीक्षण सर्वोत्तम है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र सर्वोत्तम होगा। सीखने की अक्षमताएं न्यूरोलॉजिकल और पर्यावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होती है, तो बताओ क्या होगा। चलो मैं इसका उत्तर बता देती हूं, और यहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अच्छा खासा जवाब है इसमें, और सभी के सभी उत्तर देंगे, और मैं आप सभी से ही कहूंगी कि इसका आंसर मैं होमवर्क में जरूर बताऊंगी, और इसी तरीके से 2-4 वीडियोस आपको आज और मिल जाएगी। तो रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, और सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और जीत के आना, मतलब जैसे दबंगई रूप से जाना, आराम से धैर्य से जाना है, आराम से। एक जो शेर होता है ना, वो कैसे आराम से जाता है और सब कुछ मतलब सीना तान के जाता है, और वो हासिल कर ही लेता है अपनी जीत। तो ऐसे ही आपको जाना है, दबे पैर, मतलब आराम से चुप होके, और ये सोच के जाना है कि हाँ इस बार पेपर मेरा क्लियर होगा। तो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो दोबारा से दे रहे हैं उनके लिए भी पेपर अच्छे से कवर करके आएगा, क्लियर करके आएगा। स्पीड का जरूर ध्यान दीजिएगा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, प्रणाम। और इसी की तरह मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपके साथ मिलती रहूंगी, जुड़ती रहूंगी। 1-2 वीडियो और बनाऊंगी आज दिन में, देख लीजिएगा उसे। नमस्कार सभी को बच्चा जी।